नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। आतंकी देश पाकिस्तान बिलबिला उठा है। शहबाज और मुनीर को डबल झटका लगा है। भारी बारिश की वजह से पाकिस्तान के कई हिस्से पहले से ही बाढ़ की चपेट में हैं और ऊपर से भारत ने सलाल डैम के गेट को खोल दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जबरदस्त टेंशन है। पहले आपको पाकिस्तान से बाढ़ की तबाही की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और फिर बताएंगे कि कौन सी नदियों के डेंजर लेवल पार कर जाने से पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकल गई है और कैसे एक बार फिर वो घुटने पर आकर भारत से गुहार लगा रहा है कि सरकार सिंधु समझौता बहाल कर दे। कुछ दिन पहले पाकिस्तान बूंद बूंद को तरस रहा था और आज पाकिस्तान पूरी तरीके से पानी पानी हो चुका है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आने वाले एबटाबाद का हाल एक बार देखिए जरा। ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो एबटाबाद की तस्वीरें हैं। अस्पताल में बाढ़ का पानी घुस चुका है और मरीजों को लेकर उसके तीमारदार इधर उधर भागने को मजबूर हैं। पाकिस्तान की स्वात वैली का हाल तो इससे भी बुरा है। फ्लैश फ्लड 32 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। स्वात नदी का तेवर एक बार देखिए कि कैसी रौद्र रूप में दिख रही है। किनारे भी खड़े होने की हिम्मत नहीं है किसी की। यही नदी परसों एक पूरे परिवार को बहा ले गई थी। तो पाकिस्तान का एक और शहर है मरी, जो कि एक हिल स्टेशन है। वहां सड़क पर बाढ़ का पानी ऐसे बह रहा है कि जैसे तालाब। नदियों की रफ्तार इस तरीके से वहां दिख रही है, इतना रौद्र रूप दिख रहा है नदियों का कि सड़क पे चलना किसी के लिए दूभर हो गया। गाड़ियों की रफ्तार थमी हुई है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि जिस पाकिस्तान की व्यवस्था पहले से ही लंगड़ा रही थी वो बाढ़ की मार से बिखरने के कगार पे पहुंच चुकी। ऊपर से पाकिस्तान को भारत की तरफ से आने वाली तस्वीरें और ज्यादा डरा रही। और अब जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ये जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के चिनाब नदी पर बने हुए सलाल डैम की तस्वीरें हैं, जिसके सारे गेट एक बार फिर खोल दिए गए और जम्मू कश्मीर में हो रही भारी बारिश की वजह से सलाल डैम का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था, जिसकी वजह से इसके सारे गेट खोलने पड़े। चिनाब नदी का वाटर लेवल बढ़ने की वजह से बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ओवरफ्लो हो रहा था, यानी गेट खोलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। गेट नहीं खोलते तो भारत में भी तबाही मच सकती थी, इसलिए गेट खोले गए। अब जरा सरहद पार की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इसी चिनाब का बढ़ा हुआ पानी जैसे जैसे सरहद पार पहुंच रहा है वैसे वैसे पाकिस्तानियों का ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है। एक बार जरा देखिए कैसे। तो चिनाब में सैलाब पाकिस्तानियों को बीते 48 घंटे से एक तरीके से सपने में दिख रहा है। वैसे सिर्फ चिनाब ही नहीं है, पाकिस्तान की मीडिया स्केल लेकर झेलम का लेवल भी नाप रही है। मीरपुर में झेलम पर बने मंगला डैम से पाकिस्तान के लिए जो रिपोर्ट आ रही है वो भी बहुत खतरनाक है। जरा सुनिए क्या कहा जा रहा है वहां। तो एक तरफ तो बाढ़ और दूसरी तरफ हर घंटे ऊपर जाता चिनाब और झेलम का वाटर लेवल। साफ साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान बुरी तरह से फंस चुका है और इस स्थिति में पाकिस्तान कैसे बौड़म हो गया है एक बार जरा वो भी देखिए। एक तरफ तो उसका विदेश विभाग भारत से यह आग्रह कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि सिंधु जल समझौते को तत्काल बहाल किया जाए, और दूसरी तरफ उसी विभाग का मंत्री इशाक डार वो गीदड़ भभकी दे रहा है, कह रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत पानी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अब चाहे रिक्वेस्ट हो या गीदड़ भभकी, दोनों का मकसद यही है कि भारत को किसी भी तरीके से मनाया जाए कि वो सिंधु समझौते को एक बार फिर से बहाल करे। लेकिन पाकिस्तान की यह तिकड़मबाजी इस बार नहीं चलने वाली। क्यों भारत ने बेशक पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को सजा देने के लिए सिंधु जल समझौते को सस्पेंड किया था, लेकिन इस फैसले की एक बहुत बड़ी दूसरी वजह भी है, क्योंकि यह समझौता कभी भी भारत के हक में नहीं था।
1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच ये संधि साइन की गई थी, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच 6 नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज के जल के बंटवारे को लेकर एक सहमति बनी थी। इन नदियों में से पूर्वी नदियां जो है रावी, ब्यास और सतलुज, इसका पानी भारत के हिस्से में आया, जबकि पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी का ज्यादातर हिस्सा पाकिस्तान को दिया गया। और ये डील सिर्फ इसलिए की गई कि ताकि पाकिस्तान की जान बची रहे। इसमें जितनी भी संधि के जितने भी क्लॉज हैं वो सब पाकिस्तान को की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इसमें पाकिस्तान का ही फायदा है। हालत यह थी कि भारत से बहकर पाकिस्तान जाने वाली नदियों में बाढ़ आए तो हम अकेले झेलते थे, और पानी कम हो जाए तो हम सूखा झेलकर भी पाकिस्तान को पानी भेजते रहते। लेकिन अब जब मोदी सरकार ने ट्रीटी को टाटा कह दिया है, सस्पेंड कर दिया है, तो हम पाकिस्तान की सुविधा के हिसाब से काम करने के लिए बाध्य नहीं हैं। हम मजबूर नहीं हैं। अब हिंदुस्तान पहले अपनी सुविधा देखेगा। और जैसा कि सलाल डैम के मामले में मैंने आपको बताया कि अगर हम गेट नहीं खोलते तो हमारा बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट खुद नुकसान हो सकता था उसको, इसलिए गेट खोले गए। एक और बात अहम है कि अब भारत को पानी छोड़ने से पहले पाकिस्तान को बताने की जरूरत नहीं है कि हम कितना पानी छोड़ रहे हैं। हम अपनी सुविधा के हिसाब से पानी होल्ड कर सकते हैं या पानी छोड़ सकते हैं, क्योंकि अब हमारे बीच कोई ट्रीटी नहीं है, कोई संधि नहीं है। और अब इतने से ही पाकिस्तान की हालत खराब हो रखी है। अभी तो जो पाकिस्तान के मंत्री कह रहे हैं कि भारत पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, तो अभी तो भारत ने पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू भी नहीं किया है। हम तो इस पक्षपातपूर्ण समझौते को स्थगित करके बस अपने हित के हिसाब से एक्शन ले रहे हैं, काम कर रहे हैं। बस इतने भर से पाकिस्तान का कभी हलक सूख रहा है तो कभी पानी नाक के नीचे तक पहुंच जा रहा है। वैसे भी सोचिए कि क्या पाकिस्तान ऐसी दरिया दिली के काबिल भी है क्या? वो पाकिस्तान जो दहशतगर्दों को भेजता है, हिंदुस्तान में बेगुनाहों की जान लेता है, हम प्यासे रहकर उसे पानी क्यों पिलाएं? हम पानी में डूबकर भी उसे बाढ़ से क्यों बचाएं? पाकिस्तान को अच्छे से याद होना चाहिए कि इसी संधि के तहत भारत ने चिनाब नदी पर सलाल और बगलिहार डैम जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनाए, और ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स हैं, जिसका मतलब यह है कि बड़ी मात्रा में पानी को मोड़ने या इकट्ठा करने की सहूलियत या हमारे पास क्षमता नहीं है, क्योंकि यह संधि इसकी इजाजत नहीं देता था। लेकिन मॉनसून में वाटर लेवल को सेफ लेवल पर रखने के लिए इसे मैनेज करते रहे हैं, और हमारे मैनेज करने से पाकिस्तान को हमेशा फायदा होता रहा। आज हमने वो मैनेजमेंट बंद कर दिया। हमने उस संधि को सिर्फ स्थगित किया है और पाकिस्तान की हालत खराब है। तो ये वहां के ही हुक्मरानों को पहले सोचना चाहिए था। आतंकी कैंप की जगह उन्हें अपने यहां डैम बनाने चाहिए थे, जो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने वो पैसा आतंकियों की फंडिंग पे लगाया। उन्होंने आतंकियों के बड़े बड़े कैंप बनाए, उनके हेडक्वार्टर्स बनाए, इसीलिए अब उसकी सजा भुगतनी पड़ रही है। देश का मूड मीटर में वक्त है अगली स्टोरी का, और आपको यह बताने का कि कैलाश पर्वत के पास जो राक्षस ताल है, वहां जाने से चीन क्यों लोगों को रोकता है, और मानसरोवर की यात्रा के इस रहस्य के पीछे आखिर कौन सी मान्यता है। तो सनातन धर्म की सबसे दुर्गम कैलाश मानसरोवर यात्रा की कल से शुरुआत हो चुकी है, और कल हमने आपको कैलाश पर्वत के रहस्यों के बारे में बताया था। आज उससे जुड़े सरोवर के रहस्य की बात। इस यात्रा में कैलाश पर्वत और पवित्र मानसरोवर, ये दो नाम अक्सर सामने आते हैं, लेकिन सही मायने में राक्षस ताल के जिक्र के बिना ये यात्रा अधूरी है, क्योंकि कैलाश पर्वत और मानसरोवर के अनसुलझे रहस्यों को यही राक्षस ताल और रहस्यमय बनाता है। चीन के तिब्बती इलाके में कैलाश पर्वत और कैलाश पर्वत के करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर दो बड़े सरोवर हैं। दोनों सरोवरों के बीच फासला आधा किलोमीटर का भी नहीं है, लेकिन दोनों की विशेषताएं एकदम उलट हैं, हैरान करने वाली। मानसरोवर बिल्कुल शुद्ध
मीठे पानी की झील है और राक्षस ताल, इसका पानी समंदर के पानी से भी ज्यादा खारा है। इतना खारा कि उसमें पानी का कोई जीव जंतु जिंदा नहीं रह सकता, मछली भी नहीं। हिमालय पर्वतमाला में 15,000 फुट की ऊंचाई पर एकदम आसपास मौजूद इन दोनों झीलों में इतना अंतर कैसे हो सकता है? एक ही इलाके में, एक ही जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन में इतनी उलट विशेषताओं वाले जल स्रोत आखिर कैसे आए, कैसे उत्पन्न हो? इस बर्फीले इलाके में समंदर से भी खारे पानी की मौजूदगी आखिर कैसे है? हैरानी की बात यह भी है कि इसी राक्षस ताल के उत्तर पश्चिमी किनारे से सतलुज नदी निकलती है, जो भारत से होते हुए पाकिस्तान तक बहती है। राक्षस ताल से जुड़े ये वो रहस्य हैं जिन्हें दुनिया भर के वैज्ञानिक अब आज तक हल नहीं कर पाए, लेकिन स्थानीय लोक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं में इसका जो जवाब है वो भी बहुत चौंकाने वाला है। इसीलिए मूड मीटर की इस स्टोरी में आज मैं इसकी पड़ताल करूंगा। कैलाश मानसरोवर यात्रा के इसी अनसुलझे रहस्य और उससे जुड़ी चौंकाने वाली कहानियों के बारे में आपको बताऊंगा, जो बताती है कि मानसरोवर और कैलाश के इतना पास होने के बावजूद राक्षस ताल को क्यों पवित्र और पूजनीय नहीं माना जाता है। तिब्बत के लोग क्यों इसे शैतानी झील या घोस्ट लेक कहते हैं। क्यों इसके साथ शापित होने की मान्यता सदियों से तिब्बत के साथ साथ भारत में भी रही, और क्यों चीन की सरकार ने इस झील के पानी को छूने पर भी पाबंदी लगा रखी। तो राक्षस ताल के रहस्य को उसके काले नीले रंग का पानी थोड़ा और बढ़ा देता है। तिब्बत के लोग मानते हैं कि इसमें राक्षसों की मायावी शक्तियां घुली हुई, जिसकी वजह से राक्षस ताल के पानी का रंग बदलता दिखता है। वो मानते हैं कि जो भी इस पानी के संपर्क में आएगा, इसमें नहाएगा, वो अपशकुन और मौत का शिकार हो जाएगा। इसलिए वो इसके किनारे जाने से भी हिचकते हैं। ये मान्यता इतनी गहरी है कि चीन की सरकार ने राक्षस ताल की घेराबंदी बाकायदा करवा रखी और राक्षस ताल के किनारे जाने पर बाकायदा पाबंदी लगी हुई। और ये मान्यताएं ऐसे ही नहीं बनी है, इसके पीछे हैरान करने वाली बातें रही। जैसे कि राक्षस ताल समुद्र की सतह से 4,575 मीटर की ऊंचाई पर है, और जबकि समुद्र की सतह से मानसरोवर 4,690 मीटर की ऊंचाई पर है। यह भौगोलिक स्थिति मानसरोवर से राक्षस ताल की तरफ ढलान बनाती है। फिर भी मानसरोवर का नीला साफ पानी राक्षस ताल की तरफ कभी जाकर मिलता नहीं है। यह बात इसलिए भी और हैरान करती है लोगों को, क्योंकि मानसरोवर और राक्षस ताल को गंगचू नाम की नदी जैसी एक संरचना है जो आपस में इसको जोड़ती है। यानी मानसरोवर से राक्षस ताल तक पानी के जाने का रास्ता भी है। मीठे पानी वाली जो झील है मानसरोवर, वो राक्षस ताल से ऊंचाई पे है, कई सौ मीटर ज्यादा ऊंची है, और दोनों को जोड़ने वाली एक नदी भी है। फिर भी मानसरोवर का पानी कभी राक्षस ताल में नहीं जाता। क्यों मानसरोवर का पानी राक्षस ताल में नहीं जाता? इसका जवाब सनातन के हिंदू धर्म ग्रंथों में है। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक राक्षस ताल वही जगह है जहां रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी और एक एक कर अपने 10 सिरों की बलि दी थी। रावण की वजह से ही मानसरोवर के पास बनी इस झील का नाम राक्षस ताल पड़ा, और उसका पानी इसलिए बेहद खारा और डरावने नीले और काले रंग का है क्योंकि रावण का राक्षसी खून उसमें मिला है, जिसकी वजह से राक्षस ताल अशांत है। हकीकत में ये तस्वीरें दिखती हैं कि कैलाश मानसरोवर का पानी बिल्कुल शांत है, जबकि राक्षस ताल में 3-3 फुट ऊंचे लहरें उठती हैं। इसका वैज्ञानिक रहस्य भी आज तक नहीं खुल पाया कि आखिर कैलाश मानसरोवर, जो कि उससे कुछ 100 मीटर की दूरी पर है, उसका पानी एकदम शांत क्यों है, और दूसरी तरफ राक्षस ताल में 3-3 फुट 4-4 फुट ऊंची लहरें क्यों उठती रहती। वहीं तंत्र की एक परंपरा में
एक अलग मान्यता चलती, राक्षस ताल को लेकर एक अलग तरह की बातें कही जाती, और वो बात यह है कि अमृत मंथन से कालकूट का जो जहर निकला था वो संसार को जला रहा था। भगवान शिव ने उस कालकूट को पीकर सबको अभयदान दिया था। राक्षस ताल में उसी कालकूट जहर का अंश है। तिब्बती तंत्र परंपरा में इसीलिए राक्षस ताल को जहर की काली झील कहा जाता है। और तिब्बत के लोग मानते हैं कि मानसरोवर और राक्षस ताल को जोड़ने वाली गंगचू नदी उसी कालकूट जहर की वजह से सूखी है, और इस गंगचू नदी में पानी तब आएगा जब दुनिया में सच्चाई की सत्ता स्थापित होगी। सनातन धर्म की भाषा में अगर कहूं तो सतयुग आए। तिब्बत के बौद्ध धर्म जो ग्रंथ हैं उसमें भी इसी तरफ इशारा किया गया है। उसमें कहा गया है कि वो दिन आएगा जब एक लाल मछली मानसरोवर में प्रकट होगी और उसी के साथ मानसरोवर का पानी राक्षस ताल में मिलेगा और गंगचू नदी फिर से दोनों के बीच बहेगी, और वो समय प्रलय का समय हो। तो देश का मूड मीटर में वक्त है अगली स्टोरी का, और आपको यह बताने का कि सीता काज के जरिए सियासत को कहां साधने की कोशिश की जा रही है और कैसे ये सुशासन बाबू की अग्नि परीक्षा साबित होने वाली है। राम राम जय सीता राम। तो बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव हैं, और उससे पहले बिहार के सीतामढ़ी में भव्य जानकी मंदिर के विस्तृत योजना को नीतीश कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। सीएम नीतीश कुमार ने आज ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और बताया कि सीतामढ़ी के पुनौरा धाम के संपूर्ण विकास और वहां मां सीता के मंदिर के निर्माण के लिए लगभग 883 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। इसे राम मंदिर की तरह भव्य बनाने की प्लानिंग है। बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार ने मंदिर के शिलान्यास की डेडलाइन तय कर दी। ट्वीट में यह भी कहा गया है कि अगले महीने अगस्त तक इसका शिलान्यास कर दिया जाएगा, और नीतीश कुमार का ऐलान ऐसे समय में हुआ है जब इटावा में कथावाचक विवाद को तेजस्वी यादव बिहार में हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले जाति की राजनीति को नई धार देने की कोशिश हो रही है। ऐसे में बिहार में भव्य सीता मंदिर के निर्माण को क्यों एनडीए गठबंधन का तुरुप का इक्का कहा जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है कि बिहार की चुनावी राजनीति पर यह निर्णायक असर डाल सकता है? मूड मीटर की इस स्टोरी में इसकी परतें आगे खोलेंगे, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में जिस भव्य सीता मंदिर के निर्माण की तैयारी है उसकी पहली झलक कैसी दिखेगी इस सीता नगरी। तो नीतीश कुमार ने अपने ट्वीट में आज जो तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं, इन्हीं तस्वीरों को शेयर किया और कहा है कि पुनौरा धाम में मां जानकी के भव्य मंदिर का निर्माण सभी देशवासियों के लिए, खासतौर से बिहार वासियों के लिए सौभाग्य और गर्व की बात है। अयोध्या राम मंदिर की बनावट की झलक आप सीतामढ़ी के प्रस्तावित मां जानकी के मंदिर का जो पूरा नक्शा है और उसका जो एनिमेटेड वर्जन आया है उसमें आप साफ साफ देख सकते हैं। इसमें राम मंदिर की तरह ही आपको शिखर दिखेगा, गर्भगृह और अन्य मंदिरों की जो संरचनाएं हैं वो भी उससे काफी मिलती जुलती दिखाई दे रही। जो प्रस्तावित मंदिर है उसके बगल में सीता सरोवर दिख रहा है जो यहां की खास पहचान रही है। मौजूदा प्रोजेक्ट के मुताबिक यहां 67 एकड़ में मां जानकी का मंदिर बनना है। बिहार सरकार ने पिछले ही हफ्ते इसके लिए एक ट्रस्ट का गठन किया जिसका आधिकारिक नाम श्री जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम मंदिर न्यास समिति है। बिहार के मुख्य सचिव को इसका चेयरमैन बनाया गया है और इसकी देखरेख में, उन्हीं की देखरेख में मंदिर निर्माण होगा। ट्रस्ट में 9 सदस्य हैं जिसमें कि राज्य के अलग अलग विभागों के सचिव हैं, डीएम हैं और जिला विकास परिषद अध्यक्ष के अलावा पुनौरा धाम मठ के महंत भी शामिल हैं। इस न्यास के गठन के साथ नीतीश ने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि मां जानकी मंदिर प्रोजेक्ट उनकी सरकार के लिए कितना महत्वपूर्ण है। सीतामढ़ी शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर पश्चिम में मां सीता की जन्मस्थली यानी कि पुनौरा धाम है। यहां दर्शन के लिए हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं और पिछले कई दशकों से यहां भव्य सीता मंदिर बनाने की मांग उठती रही है।
जिस प्रकार से अयोध्या में रामलला मंदिर बना, उसी प्रकार से पुनौरा धाम में उसी प्रकार पुनौरा धाम में जनक लली जी का मंदिर बनेगा। ये मैं आपको वचन देता हूं। तो बिहार के मिथिलांचल में गिने जाने वाले जो 7 जिले हैं, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, सहरसा, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर, इसमें पुनौरा धाम को लेकर एक खास तरह का इमोशनल कनेक्ट है, जो इसके पौराणिक और ऐतिहासिक संदर्भों को आज की राजनीति से जोड़ता है। बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में 60 सीटें यानी करीब 25% सीटें, 25% सीटें मिथिलांचल के इन्हीं 7 जिलों में। ब्राह्मण बाहुल्य वाले इन जिलों में 55 पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियां भी रहती हैं, जिनकी तादाद भी बहुत अच्छी खासी मानी जाती है। इन्हें पंचपनिया कहा जाता है और इनकी वजह से मिथिलांचल में कभी लालू यादव की जो पार्टी है आरजेडी, उसका सिक्का चलता था। लेकिन मिथिलांचल की 60 विधानसभा सीटों में 40 पर अभी जेडीयू और बीजेपी गठबंधन का कब्जा है। आरजेडी मिथिलांचल की इन सीटों को साधने के लिए इस बार नया नारा लेकर आई है, झाजी वर्सेज हाजी, यानी कि ब्राह्मण वर्सेज मुसलमान। और इस जो अलग मिथिलांचल की मांग है इस इलाके में, उसको भी एक तरीके से सपोर्ट कर रही है। इस बार के चुनाव में आरजेडी की जो अगुवाई वाला महागठबंधन है, वो मिथिलांचल में सारे दांव को नए सिरे से आजमाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में पुनौरा धाम में मां जानकी मंदिर के निर्माण का ऐलान करना नीतीश सरकार के लिए बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि यहां का जो अगड़ा वोट बैंक है प्लस पिछड़े वोट बैंक को भी हिंदुत्व के एजेंडे के तहत, हिंदुत्व के अम्ब्रेला के तहत एकजुट करने की जो कोशिश है, जो मुहिम है, वो इसके जरिए पूरी की जा सकती है। 2023 से ही यहां भव्य जानकी मंदिर के मांग जो उठती रही है, उसको लेकर सरकार ये वादा करती रही है कि वो इसे पूरा करेगी। 2023 में नीतीश ने पुनौरा धाम के विकास के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए करीब 73 करोड़ रुपए मंजूर किए थे, जबकि लोकसभा चुनाव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुनौरा धाम में भव्य मंदिर निर्माण का वादा किया था। पिछले साल पीएम मोदी ने इसके लिए 500 करोड़ रुपए का फंड भी जारी किया और अब नीतीश कुमार ने एक जो नया बजट दिया है, उसके साथ साथ इसकी डेडलाइन भी तय कर दी है और एक तरीके से इस बात पे मुहर लगा दी है कि अब भव्य जानकी मंदिर का निर्माण होकर रहे। और शायद इस उम्मीद के साथ ये सब किया गया है कि मिथिलांचल में एनडीए का परचम इस बार भी बुलंद रहेगा। इसीलिए मां जानकी मंदिर को हिंदुत्व का एक दूसरा बड़ा दांव कहा जा रहा है, एनडीए के लिए तुरुप का इक्का कहा जा रहा है। तो देश का मूड मीटर में अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी सड़क जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई है और ज्यादातर लोग इसे देखने के बाद कह रहे हैं कि वाकई बिहार में बहार है। तो बिहार की एक सड़क सरकारी विभागों की लापरवाही और आपसी खींचतान का नमूना बना। गया से जहानाबाद जाने वाले लोग इस बात से बहुत खुश थे कि 100 करोड़ की लागत से उनकी सड़क को 4 लेन किया जा रहा। सड़क का निर्माण पूरा भी हो गया, लेकिन सड़क के बीचों बीच आज भी सैकड़ों पेड़ खड़े। एक बार की समझ में नहीं आता कि पेड़ सड़क पर उगाए हैं कि पेड़ों के बीच सड़क बना दी गई। अब सोचिए कि जिन लोगों को इस सड़क से गुजरना होता है वो कैसे जाते हो, और अगर कोई रात में ड्राइव कर रहा है तो इन पेड़ों की वजह से कितनी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकता है, आप इसका अंदाजा लगाइए। सड़क बनकर तैयार है, लेकिन डिवाइडर की जगह सड़क पर आड़े टेढ़े पेड़ खड़े, कोई स्ट्रीट लाइट तक नहीं है। सोचिए कि नई नई बनी सड़क पर यह किसको अंदाजा होगा कि अचानक से बीचों बीच इतने बड़े बड़े पेड़ सामने आ जाएंगे, और वो भी आगे सड़क के बीचों बीच एकदम। अगर कोई रफ्तार से आ रहा हो तो समझिए कि हादसा होना तय है। लेकिन क्या मजाल है कि बिहार सरकार में किसी को कोई फर्क पड़े। बिहार के आरसीडी यानी कि रोड कंस्ट्रक्शन विभाग को सड़क बनानी थी तो उसने बना दी। वन विभाग को पेड़ बचाना था कि पेड़ नहीं काटे जाएं, तो उसने पेड़ बचा लिए।
अब मुसाफिरों की जान जाती है तो जाए। यात्रियों का जान बचाने की जिम्मेदारी न तो रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट की जिम्मे आती है और न ही वन विभाग क्या, न इसकी जवाबदेही वन विभाग के पास। लोग मारे जा रहे हैं तो इसका जवाब तो वन विभाग से नहीं पूछा जाएगा ना, और न ही आरसीडी से पूछा जाएगा, क्योंकि उसको तो सड़क बनानी थी और वन विभाग को पेड़ बचाना उसकी जिम्मेदारी, तो उसने पेड़ भी बचा लिए। लोग मरते हैं मरे, वन विभाग की जिम्मेदारी है पेड़ बचाना, सो पेड़ बचाने में पूरी ताकत लगा दिया उसने। आरसीडी का कहना है कि इस सड़क के चौड़ीकरण का जब काम शुरू हुआ तो उसने वन विभाग को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन वन विभाग ने कहा कि पेड़ों को काटने के बदले उसे 14 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध कराई जाए ताकि वहां वृक्षारोपण किया जा सके। और इसी पर बात उलझ गई, फाइलें इधर से उधर घूमती रही, कोई समाधान नहीं निकला। आखिरकार आरसीडी ने पेड़ों के चारों तरफ सड़क बना दी और अपनी फाइल क्लोज कर दी। और वन विभाग का क्या है, उसकी जिम्मेदारी पेड़ बचाने की थी, वो तो बची गए। अब लोगों की जान जाती है तो जाए। सड़क के बीचों बीच खड़े पेड़ बताते हैं कि बिहार में सरकार कैसे चल रही है। सरकार के एक विभाग का दूसरे विभाग के साथ कोई तालमेल नहीं है भाई, यहां कोई सामंजस्य नहीं। जैसे एक सरकार के दो विभाग नहीं, बल्कि दो अलग अलग विभाग है, दो अलग अलग सरकार चल रही हो, और वो भी एक दूसरे से अलग अलग पार्टियों की, कि मतलब एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है। उनका सिर्फ एक एजेंडा है, या तो अपनी सुपरमेसी के लिए लड़ रहे हैं कि मैं बड़ा कि तुम बड़ा, मेरा कानून ज्यादा मजबूत कि तुम्हारा कानून। मतलब जिसका मकसद जनता को ध्यान में रखकर योजना बनाना और उस पर काम करना नहीं है, बस नियमों की लकीर पीटते रहना है। भाई हमें पेड़ काटने के लिए पहले आपको इतना जमीन उपलब्ध कराना पड़ेगा तो कराना पड़ेगा, अगर नहीं कर रहे तो हम नहीं काट रहे इसको। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इस अंधेर गर्दी की खबर 50 किलोमीटर दूर बैठे अधिकारी और मंत्री को नहीं हो? यह सड़क पटना को गया से जोड़ती है साहब। ऐसा कैसे हो सकता है कि सरकार का कोई बड़ा अधिकारी या मंत्री इस सड़क से गुजरा ना हो? चलिए मान लिया कि पटना के अधिकारियों ने इसका संज्ञान नहीं लिया, लेकिन जिले का प्रशासन क्या कर रहा है? उसकी तो जिम्मेदारी बनती है ना कि लोगों की जान माल की सुरक्षा की जाए। यही सवाल जहानाबाद के एसडीओ राजीव रंजन सिन्हा से किया गया, तो क्या जवाब मिला जरा सुनिए। इसमें एक पेच फंसा हुआ है कि हमें वन विभाग से अभी एनओसी प्राप्त नहीं हुआ है, इस कारण से जो पेड़ की कटाई अभी नहीं पॉसिबल है। उसी एहतियातन हम लोगों ने आरसीडी के द्वारा उसमें कुछ पेड़ों में उनको रेडियम जो पट्टी होता है वो लगाने का निर्देश दिया था, और कुछ लोग उन्होंने लगाया भी है। और जैसा अभी संज्ञान आप लोग के द्वारा दिया गया कि अभी सभी पेड़ों में नहीं है, हम इसको जल्दी ही आरसीडी से बात करके इसको हम रेडियम पट्टी को हम इंस्टॉल करवा लेंगे। तो सुना, करेंगे रेडियम पट्टी इंस्टॉल कराएंगे, पेड़ काटे जाएंगे, हटाए जाएंगे, इस पर कोई बात नहीं होगी। एसडीओ कह रहे हैं कि सड़क पर मौजूद पेड़ों की कटाई के लिए वन विभाग को पहले ही आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन एनओसी नहीं मिल रहा है तो हम क्या करें भाई? ऐसे में चौड़ीकरण का काम बिना पेड़ काटे ही कर दिया गया। सोचिए कि सुशासन का ढोल गले में डालकर घूमने वाले मुख्यमंत्री के नाक के नीचे इस तरह की सरकारी बेहुदागिरी चल रही है और किसी को पता नहीं। क्या इस बात पर आप यकीन कर सकते हैं? ऐसे में आप खुद तय कीजिए कि इसकी जिम्मेदारी क्या सिर्फ इन विभागों के बाबुओं की होनी चाहिए या सुशासन बाबू के लिए भी एक सर्टिफिकेट है। देश का मूड मीटर में आज वक्त इतना ही था, मुझे दीजिए इजाजत।